जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का 12वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, औद्योगिकी कचरा, वाहन से निकलने वाला धुआं, उपरोक्त में से सभी। तो पर्यावरण प्रदूषण में वनों की कटाई भी है और कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी पर्यावरण प्रदूषित कर रहा है, और वाहन से निकलने वाला धुआं भी। तो ये तीनों ही उपरोक्त में से सभी मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण के। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण अनचाही वस्तुओं के मिलने से होता है। जब पर्यावरण में अनचाही वस्तुएं जैसे प्लास्टिक हुआ, उसके बाद कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हुआ, जो पर्यावरण का संतुलन है उसमें वृद्धि या कमी होना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कैसे होता है? जब पर्यावरण में अनवांटेड चीज जैसे प्लास्टिक हुआ और कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ हुआ और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब प्रकृति में मिलता है, जिससे प्राकृतिक और तथा मानवकृत पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे समझिए कि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 6, 4। तो प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषक हैं? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रदूषक क्या है। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे प्लास्टिक, धुआं। अनवांटेड चीज ही क्या है? प्रदूषक है। और ये प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नकरणीय प्रदूषक वो होते हैं जिन प्रदूषक को प्रकृति के सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जाए या नष्ट किया जाए, वो क्या कहलाता है? जैव निम्नकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। और अनिम्नकरणीय प्रदूषक वो होते हैं जो प्रकृति में विद्यमान सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका विघटन नहीं होता है या कम मात्रा में होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनिम्नकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक ये सब क्या है? अनिम्नकरणीय प्रदूषक है। और जैव निम्नकरणीय प्रदूषक में अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ पदार्थ ये सब क्या है? जैव निम्नकरणीय। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक कचरा, ध्वनि, मिट्टी का कटाव। तो वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है पहले ये जानिए। वायु प्रदूषण, वायु में गैसों की मात्रा निश्चित है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैस 0.7% हैं। जब इसमें कमी या अधिकता होती है तो उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में गैसों की निश्चित मात्रा में कमी या अधिकता को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिकी उत्सर्जन, पराली का जलना, उपरोक्त में से सभी। तो वायु प्रदूषण में ये सभी अपना सहयोग देते हैं, जो मुख्य कारण है वायु प्रदूषण को बढ़ाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? जब आप प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रभाव नहीं है तो वायु प्रदूषण से हमारे ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ता? फेफड़ों की बीमारी। अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होगी तो हमें फेफड़ों की बीमारी होगी। ओजोन परत का क्षरण होगा। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में छोड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा? ओजोन परत की क्षरण करेगा। जल स्रोत की शुद्धता में वृद्धि। इससे जल स्रोत में, वायु प्रदूषण से क्या जल के स्रोत में शुद्धता आएगी? बिल्कुल गलत है। और गलत का आंसर क्या है? यही सही होगा, ऑप्शन सी,
अम्लीय वर्षा में भी वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान है। जब वायुमंडल में NO2 और SO2 जब ये दो गैसें रहती हैं तो जब जल से ये रिएक्शन करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और यही दो गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा में सहयोग करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल सही। पेड़ पौधे जब बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करेंगे। सार्वजनिक परिवहन की अधिक उपयोगिता। सार्वजनिक परिवहन मतलब जो यातायात जैसे ट्रेन, बस, इन सभी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। अगर इनका उपयोग करेंगे तो हम अपनी गाड़ी से नहीं चलेंगे, जिससे धुआं, एक बार अगर वो ट्रेन तो जाने वाली है, उस पर बैठें या ना बैठें, अगर बैठते हैं, अगर उस पर सभी चलने का प्रयास करते हैं तो जो वायु प्रदूषण है उस पर कंट्रोल आएगा। उद्योग में फिल्टर और स्क्रब लगाना, बिल्कुल उद्योगों में फिल्टर को लगवाना जिससे धुआं को छानकर ऊपर भेजा जा सके, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। तो इसका उपरोक्त में से सभी आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में तेल का गिरना, जल में रसायनों का मिलना, औद्योगिकी कचरा, उपरोक्त में से सभी। तो जल प्रदूषण में ये सभी का मुख्य कारक है जो जल प्रदूषक को बढ़ा रहे हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? तो जल में विषाक्त पदार्थों के मिलने से जल जो दूषित हो जाता है, और इस प्रकार के जल को क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? घरेलू और औद्योगिकी अपशिष्ट, खेतों में उपयोग किए जाने वाला रसायन, नदियों में प्लास्टिक का फेंकना, उपरोक्त में से सभी। तो जल प्रदूषण में क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का मिलना ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। तो घरेलू औद्योगिकी अपशिष्ट जब मिलाए जाएंगे तो जल क्या होगा? प्रदूषित होगा। खेतों में उपयोग किए जाने वाले रसायन, जब खेत में पानी डाला जाएगा तो ये क्या करेंगे? खेत से जमीन में जाएंगे पानी के जरिए और क्या करेंगे? जल को प्रदूषित करेंगे। नदियों में प्लास्टिक का फेंकना, जब आप नदियों में प्लास्टिक फेंकेंगे तो ये प्लास्टिक क्या है? अनिम्नकर्णी प्रदूषक हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होंगे और ये क्या करेंगे? जल को प्रदूषित करेंगे। तो ये उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? टाइफाइड, कालरा, हेपेटाइटिस, उपरोक्त में से सभी। तो जल प्रदूषण से यह सभी रोग होते हैं, टाइफाइड, कालरा, हेपेटाइटिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गंदे पानी का उपचार करना, जल स्रोतों में कचरा न डालना, जल शुद्धिकरण संयंत्रों का निर्माण करना, उपरोक्त में से सभी। अगर ये सभी चीजें करेंगे तभी क्या होगा? जल प्रदूषण पर नियंत्रित कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा प्रदूषण के बचाव के लिए किया जाना चाहिए जैविक खादों का उपयोग, अधिक प्लास्टिक का उपयोग, कचरे को खुले में फेंकना, औद्योगिकी कचरा बढ़ाना। तो मृदा प्रदूषण बचाव के लिए क्या करना होगा? जैविक खाद का उपयोग करना होगा। जैविक खाद क्या है? जो हमारे प्रकृति से प्राप्त हो, क्या कहलाते हैं? जैविक खाद कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? प्लास्टिक कचरा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिकी कचरा का अनुचित निपटान, उपयुक्त में से सभी। और ये सब क्या है? उपरोक्त में से सभी मृदा प्रदूषण मुख्य स्रोत हैं। की ओर। मृदा प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या है? कृषि उत्पादकता में कमी, भूजल प्रदूषण, भूमि की उर्वरकता का कम होना, उपरोक्त में से सभी। तो मृदा प्रदूषण में कृषि उत्पाद में कमी आएगी। जब आप बार बार रासायनिक चीजों का उपयोग करेंगे
तो उससे क्या होगा, मृदा प्रदूषित होगा तो उससे कृषि उत्पादकता में कमी आएगी। भूजल प्रदूषण, भूजल प्रदूषण भी होगा। जब आप रासायनिक चीजों का उपयोग करेंगे तो जल के जरिए जमीन के अंदर रासायनिक जाएंगे और जो हमारे जल को प्रदूषित करेंगे। भूमि की उर्वरकता को कम करना, कृषि उत्पादकता में कम होगी तो भूमि की उर्वरकता भी क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो उपरोक्त में से सभी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैविक खाद का उपयोग, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, प्लास्टिक और रसायन का कम उपयोग, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा। मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए आप जैविक खाद का उपयोग कीजिए, पुनर्चक्रण को बढ़ावा दीजिए, रिसाइकिलिंग को बढ़ावा दीजिए, प्लास्टिक और रसायनों का कम उपयोग करेंगे तो इससे मृदा प्रदूषण कम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? लाउड स्पीकर की तेज आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, पटाखों का आवाज, गाड़ियों का शोर। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? प्रदूषण ही क्या है? क्या है प्रदूषण? वही है कि हमारे पर्यावरण में अनचाही वस्तुओं का आना जो मानव और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करे वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। तो प्रदूषण क्या है? तो पक्षियों का चहचहाना एक प्राकृतिक रूप से है, यह अनचाही वस्तु नहीं है, पहले से ही विद्यमान है। तो क्या है? ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनने की शक्ति कम होना, बिल्कुल। मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, जब आप तेज आवाज में कभी डीजे के सामने काफी देर तक रहते हैं तो आपको मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन आ जाता है। और इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण ही। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो जाके भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्वनि अवरोधक लगाना, बिल्कुल सही। सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि सीमा निर्धारित करना, बिल्कुल सही। आप जहाँ चाहे आबादी का क्षेत्र है वहाँ पर आप तेजी से ध्वनि प्रदूषित कर रहे हैं, उससे क्या होगा? लोगों के मानसिक तनाव होंगे, हाई ब्लड प्रेशर होगा। लाउड स्पीकर और पटाखों का कम उपयोग करना, यह भी सही है। और उपरोक्त में से सभी ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय वर्षा में किन किन गैसों का बड़ा योगदान है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो हमने बताया था कि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों के सहयोग से ही अम्लीय वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्पतालों में शांति बनाए रखने के लिए ध्वनि प्रदू अस्पतालों में शांति बनाए रखने के लिए ध्वनि स्तर को अधिकतम कितने डेसिबल तक सीमित रखना चाहिए? तो अस्पतालों में शांति बनाए रखने के लिए आपको 40 से 50 डेसिबल तक रखना चाहिए। अगर आपको पूछे कि अस्पतालों में कितने डेसिबल तक ध्वनि अलाउ है तो 65 डेसिबल तक ध्वनि अलाउ है। और सामान्य तरीके से बात करने के लिए कितने डेसिबल? 90 डेसिबल, 90 डेसिबल तक आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का 57% भाग किस प्राकृतिक आपदा के प्रवृत्त है? बाढ़ का, भूकंप का, भूस्खलन का, सूखा का। तो 57% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। भारत का 57% भाग भूस्खलन से प्रभावित है। अब जानते हैं कि बाढ़ क्या है, सूखा क्या है, भूकंप क्या है, क्योंकि इसमें अति लघुत्तरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भारी बारिश, नदियों के स्तर में वृद्धि
या बादल के फटने या बांध के टूटने के कारण किसी क्षेत्र में अधिक पानी भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नदियों का पानी स्तर बारिश और बांध टूटने की वजह से जब रहने वाली जगह पर पानी आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। भूकंप क्या है? जब पृथ्वी के अंदर प्लेटों में हलचल या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती में हलचल उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। यह झटकों के रूप में महसूस होता है, इससे इमारतें गिर जाती हैं और बड़ी क्षति होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो भूस्खलन क्या है? जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी, चट्टान, मलबा अचानक नीचे खिसकने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। जब पहाड़ी इलाके की मिट्टी, पहाड़, पत्थर नीचे खिसकने लगते हैं तो इस खिसकने को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। यह भारी बारिश, भूकंप, जंगलों की कटाई के कारण हो सकता है। सड़कों और घरों का नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से क्या होता है? रहने वाले लोगों पर काफी नुकसान होता है। सूखा, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। इससे फसलें सूख जाती हैं, पीने का पानी का स्तर जो है नीचे चला जाता है या पीने का पानी नहीं मिल पाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है और ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा को बढ़ाना, आपदाओं को रोकना और प्रभाव को कम करना। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपदा प्रबंधन क्या है? यह पूछता है। तो आपदा प्रबंधन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति और मानव जनित आपदाओं के बचाव और प्राकृतिक राहत और पुनर्वास की योजना बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है कि जन धन की हानि को कम करना, आपदा प्रभाव को नियंत्रित करना। यह काम है आपदा प्रबंधन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।